अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है गुरुवार, तारीख है 23 मार्च 2023। विषय है लापरवाही से अमेरिकी बैंक संकटग्रस्त। लापरवाही से अमेरिकी बैंक संकटग्रस्त। यह आलेख लिखे हैं अजीत रानाडे, जो एक अर्थशास्त्री हैं। नवंबर 2008 में लीमन ब्रदर्स के तबाह होने के कुछ ही हफ्ते बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बड़े अर्थशास्त्रियों की एक बैठक में महारानी ने एक सामान्य प्रश्न पूछा कि इतने बड़े संकट को आते हुए किसी ने कैसे नहीं देखा और तमाम बड़े विशेषज्ञ अनजान बने रहे। इस सवाल पर बैठक में सन्नाटा छा गया। यह एक साधारण सवाल था, लेकिन आज 15 वर्षों के बाद भी इसका ठोस जवाब नहीं दिया जा सका है। उस संकट के बारे में समझाने वाले सिद्धांतों और उत्तरों की तलाश अभी भी जारी है। यह भी हो सकता है कि इसका उत्तर सभी को पता हो, पर कोई भी यह नहीं कहना चाहता हो कि राजा नंगा है। महारानी के सवाल के जवाब में ब्रिटेन के बड़े अर्थशास्त्रियों ने 3 पन्ने का एक आलेख लिखा था। उस लेख में जानकार लोगों की विफलता को दोष दिया गया था। उसमें वित्तीय क्षेत्र व राजनीतिक तथा अभिजनों की आंखें बंद रखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को भी दोषी ठहराया गया था। संकट के लिए उनके कारक जैसे गलत सलाह, लेखा जोखा करने वालों की लापरवाही, नियामकों का मुंह फेर लेना, अत्यधिक ऋण बांटना, बिना आय और संवाद के लोगों द्वारा उधार लेना आदि जिम्मेदार थे। बिना आय और संपदा के लोगों द्वारा उधार लेना आदि जिम्मेदार थे। लेकिन मुख्य रूप से इसके पीछे लापरवाही और दिवास्वप्न उत्तरदायी थे। उस संकट के बाद सिटी बैंक के अध्यक्ष ने 2008 से पहले के वर्षों के बारे में कहा था कि जब तक संगीत बजता रहता है, आपको नाचना होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि उनका बैंक जोखिम का पूरा अंदाजा होते हुए भी कर्ज बढ़ता रहा था। साल 2008 के संकट के बाद कई सरकारों, मुख्य रूप से अमेरिका के नेतृत्व में, कड़े अधिनियम बनाए ताकि ऐसे संकटों को फिर से आने से रोका जा सके, जो अत्यधिक कर्ज बांटने, लापरवाह जोखिम प्रबंधन और अन्य गलत व्यवहारों का नतीजा होते हैं। अमेरिका में प्रसिद्ध डोड-फ्रैंक विधेयक पारित किया गया। इसके बावजूद हमारे सामने एक बड़ी तबाही मौजूद है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक की तबाही यह इंगित करती है कि 2008 के बाद उठाए गए वैधानिक कदम नाकाफी साबित हुए हैं। वित्तीय संकट के बार बार आने की आदत होती है तथा बीते दिनों में इनकी आवृत्ति बढ़ गई है। विभिन्न संकटों के विवरणों में विविधता और उसमें कुछ बहुत गंभीर भी नहीं है, पर सभी के पीछे मूल कारण एक जैसे या लगभग समान है। यह लालच, फिर भय और बेचैनी, झुंड की मानसिकता, लेखा जोखा करने वाले या जांचकर्ताओं का ढीलापन तथा नियामकों की लापरवाही का एक मिश्रण है। इस मिश्रण के शीर्ष पर कभी कभी राजनीतिक दबाव होता है। डूबने से महज 3 सप्ताह पहले फोर्ब्स पत्रिका ने सिलिकॉन वैली बैंक को अमेरिका के बेहतरीन 100 बैंकों की सूची में शामिल किया था। एक प्रमुख रेटिंग संस्थान KPMG ने भी इस बैंक को पूरी तरह स्वस्थ बताया था। सिलिकॉन वैली बैंक के पास लगभग $200 अरब जमा थे, जिसमें से
93% का कोई बीमा फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से बीमा नहीं कराया गया था। जमा राशि में से अधिकांश को कर्ज के रूप में नहीं बांटा गया था, बल्कि इन्हें सरकार में या अन्य सुरक्षित बॉन्ड में निवेशित किया गया था। जब ब्याज दर बढ़ने लगी तो बॉन्ड के मूल्य में गिरावट होने लगी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा लगातार दरें बढ़ाई गई हैं और दर अब लगभग 5% तक जा चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर बैंक अपने बॉन्ड बेचता है तो उसे 1/4 दाम भी नहीं मिल पाता। अगर जमाकर्ता अपना पैसा निकालने आते तो वे पाते हैं कि उनका धन गायब हो चुका है। आखिर बैंक के जोखिम प्रबंधन ने इस स्थिति का अनुभव क्यों नहीं लगाया? फेडरल रिजर्व के जांचकर्ताओं ने बैंक को पहले आगाह क्यों नहीं किया? अगर अलग में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने लूट जाने के जोखिम के कारण ही बैंक को बंद करने का निर्णय लिया। पैसा निकालने की होड़ में कुछ ही लोगों को अपना धन वापस मिल पाता, बाकी लोगों का सब कुछ लूट जाता, सिवाय उस राशि के जिसका बीमा था। सिलिकॉन वैली बैंक का केवल 7% जमा ही बीमित था। इसी कारण से पैसा निकालने की होड़ मची और बैंक डूब गया। अब राजनीतिक दबाव के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि हर जमाकर्ता को उसका पैसा वापस मिलेगा। उन्होंने इसे सरकारी वेल आउट मानने से इनकार किया है, लेकिन यह वेल आउट ही है जिसके लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया जा रहा है। फेडरल रिजर्व अब बैंक को बिना जमानत के सस्ता कर्ज देगा ताकि वह जमाकर्ताओं को पैसा लौटा सके। इसी बीच न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक भी बंद हो गया। वैश्विक उपस्थिति वाला स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस भी संकटग्रस्त हो गया है। इसे मामूली दाम पर दूसरे बैंकों को बेचकर बचाने की कोशिश हो रही है। बड़े बैंकों का तबाह होना, जो अभी नियंत्रण में है, मंदी की ओर संकेत करता है। इस बार फेडरल रिजर्व समेत केंद्रीय बैंकों ने तुरंत ब्याज दरों में कटौती नहीं की है, क्योंकि मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है। यह वित्तीय संकट, जो भले 2008 से छोटा है, बैंक आधारित वित्तीय प्रणाली की कमजोरी की ओर संकेत करता है। बैंक जमाकर्ताओं से पैसे लेकर उधार देते हैं तथा आर्थिक वृद्धि में योगदान करते हैं, लेकिन उधार ली गई रकम परिसंपत्ति बन जाती है जिसे तुरंत नकदी में नहीं बदला जा सकता है, जबकि जमाकर्ता कभी भी नकदी की मांग कर सकता है। यह विसंगति इसलिए काम करती रहती है क्योंकि इस तंत्र का आधार भरोसा है। जमाकर्ताओं को भरोसा रहता है कि बैंक में उनका पैसा सुरक्षित है। उन्हें आशा रहती है कि बैंक बहुत अधिक जोखिम लेकर कर्ज नहीं बांटेंगे। उनका विश्वास होता है कि लालच हावी नहीं होगा। वे नियामकों के सतर्क रहने की आशा रखते हैं। वे लेखा जोखा करने वालों पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन भय और बेचैनी में ये सब स्तंभ ढह सकते हैं और जमाकर्ताओं में भगदड़ मच सकती है। स्वास्थ्य बैंक भी बैंकिंग व्यवस्था की जोखिमों की वजह से संकट में आ सकते हैं। इसलिए नियामकों और नेताओं को भरोसा बना रहना चाहिए, जो लोगों से संयमित रहने का आग्रह करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अक्सर आम लोगों और करदाताओं को दुर्गति की भरपाई के लिए नुकसान वहन करना पड़ता है। लाभ निजी है और घाटा सामाजिक या लगातार घटित होता रहता है। अगला विषय है स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि। हमारा देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से जीवाश्म आधारित स्रोतों जैसे
कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों आदि पर निर्भर है। इस कारण एक तो हमें बहुत अधिक मात्रा में तेल और गैस का आयात करना पड़ता है तथा दूसरे हमें पर्यावरण संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। जलवायु संकट एक वैश्विक चुनौती है। इस पृष्ठभूमि में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखा था कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा कर लेगा। इस संकल्प को साकार करने के लिए देश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा को जानकारी दी है कि इस वर्ष फरवरी तक देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 168.96 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसमें सौर ऊर्जा क्षमता 64.38, जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त ऊर्जा 51.79, पवन ऊर्जा का भाग 42.02 और जैव ऊर्जा क्षमता 10.77 गीगावाट है। इसके अतिरिक्त 82.62 तथा 40.89 गीगावाट क्षमता के टेंडर मुहैया कराने की प्रक्रिया चल रही है। फरवरी तक देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 412.21 गीगावाट रही है। इसमें 168.96 गीगावाट हरित ऊर्जा का योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा की आपूर्ति गैर जीवाश्म स्रोतों से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे देश के कई शहर दुनिया के सबसे अधिक दूषित शहरों में है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग और वाहनों से निकलने वाले धुआं है। साथ ही अनेक बड़े बिजली उत्पादक संयंत्रों का मुख्य ईंधन कोयला है। जीवाश्म आधारित ईंधन की जगह हरित ऊर्जा का उपयोग निश्चित ही प्रदूषण को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। इससे स्वास्थ्य पर जो गंभीर असर होता है और बड़ी संख्या में असमय मौतें होती हैं, उससे भी बचा जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में यह भी भरोसा दिलाया था कि 2030 तक सकल घरेलू उत्पादन में अधिक उत्सर्जन आधारित गतिविधियों की हिस्सेदारी 2005 के स्तर से 45% कम कर दी जाएगी तथा गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत से 50% बिजली हासिल की जाएगी। निश्चित रूप से यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, पर तकनीक, शोध, निवेश और व्यापक जन भागीदारी से इसे पूरा किया जा सकता है। यदि हम बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़ दें तो 2018 से अब तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में लगभग 66% की बढ़ोतरी हुई है। विकसित देशों से अपेक्षित मात्रा में वित्तीय और तकनीकी सहयोग न मिलने के बावजूद ऐसी उपलब्धियां ही संतोषजनक है। अगला आलेख है भगत सिंह का वैचारिक दृष्टिकोण। यह आलेख लिखे हैं केसी त्यागी, जो पूर्व सांसद है। यह शहादत दिवस पर लिखा गया है। विगत दिनों दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला में सरदार भगत सिंह की जेल डायरी की मूल प्रतिलिपि का प्रदर्शन किया गया। इन पन्नों के अध्ययन से उनके जीवन और विचारों का गहन विश्लेषण करें तो पाते हैं कि उन्होंने देश के इतिहास, परिस्थितियों और आदर्शों के गंभीर व परिश्रमी विद्यार्थी के रूप में इतिहास के वैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ साझा की है। शहीद भगत सिंह न सिर्फ वीरता, साहस, दृढ़ता और आत्म बलिदान के गुणों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, बल्कि वे अद्भुत बौद्धिक क्रांतिकारी व्यक्तित्व भी हैं, जिसे जानने अनजाने लोगों से छिपाया गया है। भगत सिंह ने राष्ट्रीय आंदोलन पर जो आलोचनात्मक और समता मूलक टिप्पणियां की थीं, भविष्य की संभावनाओं के बारे में आकलन प्रस्तुत किए थे, कांग्रेसी नेतृत्व का वर्ग विश्लेषण किया था, क्रांति की तैयारी और मार्ग की नई परियोजना प्रस्तुत की थी। उसका आज के
संकटपूर्ण समय में बहुत अधिक महत्व है। जब पूरा देश पूंजी की निर्बाध लूट और निरंकुश वर्चस्व तले रौंदा जा रहा है, तब भगत सिंह की आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। फांसी से 3 दिन पूर्व उनका संबोधन गवर्नर को लिखे पत्र के जरिए अपनी व्यावहारिकता दर्शाया है कि यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखेंगे। चाहे ऐसे व्यक्ति पूंजीपति, अंग्रेज शासक अथवा सर्वथा भारतीय ही हों। ऑक्सफैम संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास भारत की 40.5% संपदा है। भारत में अति धनवान लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि जारी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 में कृषक परिवारों पर प्रति व्यक्ति औसतन 74,121 रुपये का कर्ज है। सर्वे के अनुसार 83.5% ग्रामीण परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, जबकि केवल 0.2% के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है। भगत सिंह एवं उनके साथियों का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि यदि देशी शोषक भी किसान मजदूरों का शोषण करते रहेंगे तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उनका नज़रिया बहुत स्पष्ट था कि व्यापक जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कांग्रेस के नेतृत्व वाला जन आंदोलन एक मंच दे रहा है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व यदि कांग्रेस के हाथों रहा तो उनका अंत क्रांति के रूप में नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम से बनाया नया संगठन इनके विचारों की सही अभिव्यक्ति करता है। अब तक प्रकाशित कुल 105 दस्तावेजों में से 72 भगत सिंह के लेखन हैं। शेष 33 भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, वी.के. दत्त, महावीर सिंह आदि का लिखा हुआ है। इनकी क्रांतिकारी समझ 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित थी, लेकिन इस वैचारिक विचार के पीछे गदर पार्टी के निकट अतीत की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। गदर पार्टी वह पहली क्रांतिकारी पार्टी थी जिसने किसानों और मजदूरों की प्रमुख भूमिका होने की घोषणा की थी। भगत सिंह भगवती चरण बोहरा द्वारा अप्रैल 1928 में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया, जिसके घोषणा पत्र में क्रांति द्वारा समाजवादी समाज की संरचना का संकल्प लिया गया। उसमें स्पष्ट कहा गया कि क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयाँ अनिवार्य नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। क्रांति से उनका अभिप्राय था अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। अप्रैल 1928 में ब्रिटिश शासन द्वारा पारित कानूनों के प्रतिकार के लिए असेंबली में बम फेंकने का निर्णय हुआ। इस घटना में कोई मानव क्षति न हो इसका विशेष ध्यान रखा गया। इस दौरान एक दस्तावेज को भी प्रस्तुत हेतु वितरित किया गया, जिसे बम का दर्शन नाम से जाना जाता है। इस अनमोल वैचारिक दस्तावेज में भगत सिंह अपनी विचारधारा को परिभाषित करते हैं मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं तो एक ऐसा क्रांतिकारी हूँ जिसके पास एक लंबा कार्यक्रम और उसके बारे में सुनिश्चित विचार हैं। भगत सिंह ने अदालत में अपने बचाव के लिए बाहरी मदद लेने से इनकार कर दिया। वे स्वयं अपनी समझदारी और विचारधारा को केंद्र बिंदु मानकर अपना विचार जनमानस के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। आज के दिन यानी 23 मार्च 1931 को उन्हें राजगुरु और सुखदेव सिंह
के साथ फांसी पर लटकाया गया। इस शहादत से देश भर में राष्ट्रवाद का ज्वार भाटा जैसा आ गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 में भी इसकी गूंज स्पष्ट दिखती है। उसमें जनाक्रोश के सामने नतमस्तक होकर कांग्रेस को भी संपूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पास करना पड़ा। अगला आलेख है देश दुनिया से। शी की रूस यात्रा से मजबूत होंगे आपसी संबंध। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस की अपनी राजकीय यात्रा पर 20 मार्च को मॉस्को पहुंचे। वहां रूसी समाज द्वारा उनका गर्मजोशी भरा स्वागत और अंतर्राष्ट्रीय जनमानस द्वारा इस यात्रा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना दर्शाता है कि यह राष्ट्राध्यक्ष के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना है। शी की यह यात्रा चीन रूस संबंधों को और आगे बढ़ाएगी जो पहले से ही ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। इससे न केवल दोनों को लाभ पहुंचेगा बल्कि क्षेत्र और विश्व की शांति एवं विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। शी के प्रस्थान के दिन शी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ने एक दूसरे की मुख्यधारा की मीडिया से सारगर्भित आलेख लिखे, जिसमें रूस और चीन के दृष्टिकोण से इस यात्रा की उच्च स्तरीय व्याख्या की गई थी। यह दोनों देशों के बीच की अति उच्च स्तरीय आपसी राजनीतिक विश्वास को भी दर्शाता है। इन दोनों लेखों से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच की गहरी व्यक्तिगत मित्रता और चीन व रूस की चिरस्थायी मित्रता को समझना मुश्किल नहीं है। जैसा कि शी ने लेख में लिखा चीन और रूस ने एक दूसरे के बीच संपर्क साधने का सही मार्ग ढूंढ लिया है। यह बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की कसौटी पर संबंधों के खरा उतरने के लिए आवश्यक है, जो इतिहास और वास्तविकता दोनों से उत्पन्न सीख है। संपर्क स्थापित करने का यह अनमोल तरीका अमेरिका द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने और शीत युद्ध के नए तूफान को आगे बढ़ाए जाने के समय में आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वास्तव में चीन कूटनीति नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मांग करती है और नए युग में आपसी सम्मान, निष्पक्षता वो न्याय एवं हर क्षेत्र में आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध है। चीन रूस संबंध नए तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्वलंत उदाहरण है। अगला आलेख है आपके पत्र से। गौरव का बोध कराता बिहार दिवस। यह आलेख लिखे हैं मनीष सुमन, जो नरपतगंज अररिया के हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार अलग राज्य बना। इस मौके पर बिहार दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कई कार्यक्रम होते हैं जिनमें बिहार के इतिहास के गौरवशाली क्षण को याद किया जाता है। बिहार शिक्षा, नीति, धर्म और संस्कृति के उत्थान का संयुक्त आंगन है। यह वीर महापुरुषों की जन्मस्थली भी है। आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दिशा व दृष्टि भी बिहार की धरती से तय हुई थी। बिहार के लोगों ने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। बिहार के युवा विपरीत परिस्थितियों में भी सफल हो रहे हैं। अगला आलेख है शिक्षक अभ्यर्थियों को मिले हक। यह आलेख लिखे हैं कुमार गौरव पटना से, जो पटना विश्वविद्यालय में है। प्राचीन काल से बिहार ज्ञान, विज्ञान व अनुसंधान की भूमिका रहा है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई से परेशान शिक्षक अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। उम्र के साथ बेरोजगारी की समस्या इनकी चिंता का मुख्य कारण है।
इन सब बातों को सरकारी महकमे को भी समझना चाहिए और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकालनी चाहिए। अगला आलेख है लोहिया के विचारों को समझने की जरूरत। लोहिया के विचारों की समझने की जरूरत। यह आलेख लिखे हैं अभिषेक रंजन सिंह, जो अध्यक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली के हैं। आज समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 113वीं जयंती है। अनैतिकता, भ्रष्टाचार और पाखंड के दौरान में उन्हें याद करना आत्मबल देने वाला है। उनके निधन से 200 वर्ष पहले आधी रात को पटना के सर्किट हाउस से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनका जुर्म केवल इतना था कि उन्होंने बिहार सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। उन्हें गुजरे 56 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं। सरकारों का विरोधी स्वरों को दबाना और उन्हें जेल में डालना उतना हैरतअंगेज नहीं है जितना परेशान करने वाली है ऐसे मामले में देश की चुप्पी। देश में डॉक्टर लोहिया को याद करना आंदोलन और अहमियत की परंपरा को एक बार फिर से जीना है। डॉक्टर लोहिया कई बार जेल गए। 9 अगस्त 1965 को भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने बिहार की तत्कालीन सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना की थी। तब कृष्ण वल्लभ सहाय राज्य के मुख्यमंत्री थे। कहने को तो वे गांधी के अनुयायी थे और आज़ादी की लड़ाई में जेल जा चुके थे, लेकिन विरोध का स्वर उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। पटना के जिलाधिकारी JN साहू ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1962 के नियम 30 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल भेजने का आदेश जारी किया। डॉक्टर लोहिया को सर्किट हाउस से रात के 12 बजे आगजनी एवं उपद्रव के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री को लगा कि उन्हें बांकीपुर जेल में रखने से लाखों लोग आंदोलन के लिए उतर आएंगे, इसलिए उन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल से ले जाने को कहा। हजारीबाग मुख्यमंत्री सहाय का गृह जिला था। शासन के खिलाफ लड़ने वाला जब स्वयं शासक बन जाता है तो वह पूर्ववर्ती सरकार की उन्हीं दमनकारी नीतियों पर चलने लगता है जिसके खिलाफ उसने जंग छेड़ी थी। स्वतंत्रता संग्राम के अनकथ योद्धा डॉक्टर लोहिया के साथ मुख्यमंत्री सहाय ने यही किया और अनैतिक तरीके से उन्हें गिरफ्तार करने की भूल कर बैठे। लोकतंत्र में तो पार्टियां आती जाती रहती हैं और जनता ही अस्थायी प्रतिपक्ष होता है। भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसकी चिंता सदैव डॉक्टर लोहिया को रहती थी। 9 अगस्त 1965 के अपने भाषण में डॉक्टर लोहिया ने उस वर्ष आए अकाल का भी जिक्र किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री के दायित्व पर कई तरह के प्रश्न उठाए और कहा कि राज्य की भूखी जनता को अन्न के बजाय भाषण खिलाया जाता है। यह अकाल प्राकृतिक हो या कृत्रिम, लेकिन भूख नकली नहीं है। इस समाज के बाद मुख्यमंत्री को लगा कि अगर डॉक्टर लोहिया को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उनकी सरकार के खिलाफ वे और जहर उगलेंगे। लोहिया सत्ता के नशे को लोकतंत्र का बड़ा शत्रु मानते थे, इसलिए वे बार बार सत्ता से
टकराते और जनमानस को जगाने का प्रयास करते। 10 अगस्त 1965 को उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल ले जाया गया। वहां से उन्होंने हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी.बी. गजेंद्र गढ़कर और लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह को चिट्ठी लिखी। पत्र मिलते ही न्यायालय ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया और उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर 23 अगस्त 1965 को सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने मुकदमे की पैरवी खुद करने की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने हिंदी में जिरह करना शुरू किया तो न्यायाधीशों ने उनसे अंग्रेजी में बोलने को कहा। इस पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति के बाद भी कांग्रेस सरकार भारत को अंग्रेजी भाषा का गुलाम बनाए रखना चाहती है। जस्टिस A.K. सरकार, M. हिदायतुल्ला, दयाल रघुवर, J.R. मुढोलकर और R.S. बछावत समेत 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठी। डॉक्टर लोहिया ने संविधान के मूल अधिकारों में संबंधित अनुच्छेद 21 और 22 का हवाला देते हुए तर्कपूर्ण बहस से सरकार की पूर्वाग्रह युक्त मंशा को साबित कर दिया। न्यायालय ने 7 सितंबर 1965 को डॉक्टर लोहिया को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया। साथ ही पटना के जिलाधिकारी को कड़ी फटकार भी लगाई। मौजूदा राजनीतिक विद्रूपताओं को देखते हुए डॉक्टर लोहिया जैसे जुझारू व नैतिक आवाज़ की कमी खलती है। वे गांधी जी के सच्चे वैचारिक उत्तराधिकारी थे। समाज जब जब अपनी विभूतियों को भूलता है तब तब वह भटकाव का शिकार होता है। क्या आज के वैचारिक शून्यता में हम उनके विचारों को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आज का एडिटोरियल समाप्त होता है।